प्राइम नून के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज समाअत का 15वां दिन है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देर-ए-असना आज मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करें। अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारे लगाए थे और अब आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। रूट्स एंड कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में इस मुद्दे को लाया और मांग की है कि अकबर लोन भारत के आईन में एतमाद नहीं रखते, उन्हें 370 के लिए लड़ाई लड़ने का हक नहीं है। वकील इरफान हफीज का कहना है कि हमारा केस मजबूत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ नाइंसाफी थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35A को लेकर जो समाअत चल रही है उसका आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज से काउंटर दलीलें शुरू हो रही हैं। ज्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं इरफान हफीज लोन, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। आप तो लगातार यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम चीजें देखते रहे। क्या होप है, क्या उम्मीदें हैं? रिज्वाइंडर की शुरुआत हो रही है, तमाम दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब काउंटर दलीलों की बारी है। जी बिल्कुल, हम वी आर होपफुल पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल गेट जस्टिस। उनको इंसाफ मिलेगा जम्मू कश्मीर के आवाम को। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सब लोगों ने मेहनत की और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अहम है, और जिस तरीके से वो हमेशा, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आप जाइए किस तरीके से लोग यहाँ की प्रोसीडिंग्स को वॉच करते हैं और इंक्वायर करते हैं क्या कहाँ पहुँची, मसला कहाँ पहुँचा, क्या स्टेटस है। तो उससे जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ये साबित होता है कि लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम इससे पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जो 5 अगस्त का फैसला, उससे पहले भी नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसके लिए लोगों को हर हाल में पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने देखा 5 अगस्त के लिए कैसे बहुत से दिल्ली से, बाकी जगहों से सीनियर लॉयर्स ने आर्ग्यू किया, दिल से उन्होंने आर्ग्यू किया, प्रोफेशनल तरीके से आर्ग्यू किया। तो हम समझते हैं अगर हम कोई बात संविधान के दायरे में रखते हैं तो लोकतंत्र में हमारे देश की ये खूबसूरती है कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और हम समझ एक अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी दलीलें रखी, कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आपका जो पक्ष है, आपका जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर पड़ रहा है? ऐसा इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें लोगों की तरफ से कही जाने लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बारीकी से देखें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा पहले से था कि कॉन्फ्रेंस गवर्नर साहब नहीं दे सकते हैं। जब वहाँ कोई हुकूमत नहीं है चुनी हुई सरकार, तो गवर्नर उनके बिहाफ पे नहीं दे सकता। इसी तरीके से अगर आप वो नोटिफिकेशंस देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि वो नोटिफिकेशन सस्टेन नहीं कर सकती है इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे इन्होंने कहा वहाँ हालातों में सुधार आया है, वहाँ इन्होंने कहा सेक्युलरिज्म नहीं था वहाँ के जम्मू कश्मीर के संविधान में, वहाँ सेक्युलरिज्म वर्ड है। 90% ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई हुआ था। तो अब कोर्ट देखेगा। मुझे लगता है कि जो पिटिशनर्स की ओर से मेहनत हुई, आर्गुमेंट्स हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स थे और हम समझते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आवर केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम उम्मीद करते हैं हमें ऑनरेबल कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। एक जो अहम दलील है, जो बुनियाद है, जिसके बारे में काउंटर दलील मरकज़ की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से आई, तुषार मेहता साहब की, अटॉर्नी जनरल की तरफ से आई कि कानून किसी को भी उस बात के लिए मजबूर नहीं करता जो हो ना सकता हो। आप 1957 के कानून साज काउंसिल की बात करते हैं, और क्या वो काउंसिल जो ख़त्म हो चुकी है, क्या वो अब कंकरेंस दे सकती थी, क्या वो सिफारिश कर सकती थी? तो ये जो काउंटर दलील है, इस पर आप लोग किस तरह का काउंटर? यही कहते हैं, धारा 370 में लिखा था कि ये सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा धारा 370 अगर जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको भंग करेगी। लेकिन उन्होंने भंग से नहीं रिकमेंड नहीं किया, उसमें था। तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लिया कि ये रहना चाहिए, उन्होंने इसकी एब्रोगेशन रिकमेंड नहीं की। तो हम कहते हैं 57 में जब उन्होंने इसे भंग नहीं किया, एब्रोगेट नहीं किया, तो इसे कोई भी कानूनी तौर नहीं हटा सकता। ये बात हमारी है। एक जो काउंटर दलील है, कानूनी पहलू है, क्योंकि आप समझते हैं जिस तरीके से ये कहा गया कि कोई भी कानून होता है, अगर वो उसकी लिमिट कहीं जा करके अप्लाई करना बंद कर देता है तो उस पहलू को
तरजीह दी जाती है जो अप्लाई करता हो, और यहाँ पर सदर जमहूरिया हिंद के पास पावर है 356 के तहत, और उसी का इस्तेमाल किया गया। देखिए 356 जो है वो डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, 356 जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए काम चलाओ के लिए आपको कोई छोटा सा कानून बनाना उसके लिए है। वो इस 356 की आड़ में आप जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं बन सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। दैट इज़ द वायलेशन ऑफ द लॉ। थैंक यू। आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा, ये जो एक दलील दी गई कि जम्मू कश्मीर का जो इल्हाक हुआ था, जो हिंदुस्तान के साथ उसका इंज़माम हुआ, वो बिला शर्त था, और बिला शर्त होने का मतलब ये है कि ये जो मतलब निकाला गया कि 370 भी उसको कलअदम करार दिया जा सकता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इल्हाक हुआ है, कौम ने इल्हाक किया है, पूरे देश ने इल्हाक किया है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट कोई बात कहती है, पूरा देश करता है। तो हम ये मानते हैं दैट वाज अ सोlemn कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द नेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर उसी इल्हाक को 370 की शक्ल में आपने कानूनी शक्ल दे दी। अगर आप ये कहेंगे कि माइट इज़ राइट, जो मर्जी चाहिए, नंबर्स आपके पास, सत्ता है, ताकत है, तो वो अलग बात है। हम ये समझते हैं कि हम इंसाफ ढूंढते हैं, सरकार से भी गुजारिश करते हैं, मोदी जी से भी, अमित शाह जी से, कि आप स्टेटसमैन बनिए। हम आज चाहते हैं आप स्टेटसमैन बने, ना केवल पॉलिटिशियन रहे। हम चाहते हैं आप कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के अवाम के जेन्युइन लीगल राइट्स है उनको रिस्टोर करिए। शुक्रिया। शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान अहम अर्जी गुजार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान अकबर लोन के जरिए जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी का मुद्दा उठा है। रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में इस मुद्दे को लाया और मांग की कि अकबर लोन भारत के आईन में एतबार नहीं रखते, उन्हें 370 के लिए लड़ाई लड़ने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच अकबर लोन को लेकर विवाद हो गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। अमित रैना जी, आपकी तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया, एक सूचना दी गई, आखिर क्या सूचना थी और आखिर वो सूचना आप क्यों देना चाहते थे? देखिए, जो 370 को लेकर अपोज करते हुए जो मेन पिटिशनर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन, उन्होंने निरंतर और बार बार जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में, जम्मू कश्मीर की पब्लिक रैलीज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। वो हमेशा पाकिस्तान समर्थन में बातें करते हैं। तो हमारा प्रयास था कि उस उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाए उस पिटिशनर के बारे में, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है भारत के संविधान में, भारत के पार्लियामेंट में, भारत के न्याय प्रक्रिया में, भारत के कानून में विश्वास नहीं रखता। तो क्या उसका हक बनता है, क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं कि वो भारत के संसद के एक डिसीजन को चैलेंज कर सके? और दूसरा, क्योंकि उनके प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं और कई बार प्रो पाकिस्तानी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ओर से तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 370 के पीछे अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार कई खूनी खेल खेल रहा था। आप भूल जाते हैं, और इस देश को बार बार अवगत कराना पड़ता है कि इसी 370 के पीछे 1947 के बाद सबसे बड़ा जाति सहार, नरसंहार अगर हुआ, वो कश्मीर में हुआ, एक माइनॉरिटी का हुआ। अगर अकबर लोन को देखें तो अकबर लोन ने जब ये तमाम फैसले लिए गए थे तो पार्लियामेंट में अपना कुर्ता भी फाड़ दिया था। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इस सूचना को महत्वपूर्ण माना है, और क्या इसमें जिस तरह की सूचना आ रही है, खबर आ रही है कि वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, इन्होंने इसको खारिज नहीं किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कम से कम अकबर लोन को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको लिख के देना चाहिए कि भारत की अखंडता में विश्वास रखते हैं, भारत की न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, और वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो और अलगाववाद के खिलाफ हैं। ये कम से कम उनको लिख के देना चाहिए। हमारा जो मत था कि हमारे हिसाब से तो उनकी पिटीशन रद्द कर देनी चाहिए, उनके कंटेंशन सुनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की भाषा और पाकिस्तान की बदबू आती है। रूट्स इन कश्मीर ये कह रहा है कि जो भी याचिकाकर्ताएं हैं उनकी पिटीशन खारिज कर देनी चाहिए, लेकिन जो याचिकाकर्ता यहाँ पहुँचे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडित सरकार के इशारे पर यहाँ याचिका लेकर आए हैं, और जो ज़्यादातर कपिल काग से लेकर के कई जो याचिकाकर्ता हैं कश्मीरी पंडित, और वो ये चाहते हैं कि 370 बहाल हो। देखिए, सरकार के कहने पे तो हम आए नहीं, मगर अगर आए भी हैं
तो उससे बात तो झूठी नहीं होती, बात तो हमने सच रखी है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपने जो बात रखी है वो झूठ है। तो अगर किसी के कहने पे भी आए हो, हमने बात सच की रखी है और उस पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बाकी एक कपिल काक को छोड़कर आपने किसी और कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। ये निरंतर प्रयास है अलगाववादियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि कहा जाए कश्मीरी पंडित इसका विरोध करते हैं। कश्मीरी पंडित के जो मुख्य संगठन हैं वो आज सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में हैं और सारे के सारे मुख्य संगठन जैसे रूट्स इन कश्मीर है, यूथ फॉर पनन कश्मीर है, कश्मीरी समिति दिल्ली है और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो चारों आज और निरंतर इस सुप्रीम कोर्ट में इसी एक ही गुहार लेकर आए हैं कि 370 वापस बहाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा दूसरा पक्ष उठा रहा है कि 370 बहाल होने से कश्मीरी पंडितों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ये लगातार इस तरह की दलील दे रहे हैं और हमारा जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि मजबूत है, 370 बहाल होगी, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी दलीलें रखी हैं। देखिए 370 कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है, ये देश कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है और ये देश कश्मीरी मुसलमानों से भी बड़ा है। जो इस देश के हित की बात होगी वही कश्मीरी पंडित समुदाय करेगा और वही हम करेंगे। इस देश से बढ़कर, इस देश से सर्वप्रिय कुछ नहीं है। एक छोटे समुदाय, एक बड़े समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश के हित की जो बात होगी वही सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। आखिरी सवाल, जो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि अकबर लोन को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, जो पूरी घटना हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा दिया था, नारा लगाया था, उस पर अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो आप लोग संतुष्ट होंगे? देखिए हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेती है और उनसे क्या करवाती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अकबर लोन जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं और मुख्य याचिकाकर्ता हैं, यानी कि उन्हीं की जो पिटीशन है वो सबसे पहली पिटीशन मानी गई है। हालांकि शाह फैसल और दूसरे लोगों की पिटीशन भी यहाँ पर आई थी, शहला राशिद की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली। हालांकि उनके बदले में भी कुछ दूसरे पिटीशन याचिकाकर्ता यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल जो है वो आज खड़ा किया गया है। और पाकिस्तान से जो कनेक्शन की बात है, पाकिस्तान के लिए जो नारा लगाने की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद शुरू हुआ है कि उनको इस मुद्दे पर माफ़ी मांगनी चाहिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 3 would have no meaning, it would be ocious. Now, on the contrary, the COs issued from 1948 onwards, and now this is important, indicate two things. I'll just take a lot very quickly through those COs now. What do they indicate? Yes. First, they indicate expressly that the Constituent Assembly and the Legislative Assembly, insofar as it applies to Constitution of India, are synonymous. In other words, Come again. The Constituent Assembly and the Legislative Assembly are synonymous. I point out that expressly. Where do you get that from? From the various orders right up to 58, that they have to be read as the same. They have to be read as the same. Now, your Lordship may kindly see straight away the first one, which is CO10. CO10? What's the date? CO10, 26 January 1950. Now, this was the same time as the Constitution. Adoption of our Constitution. 26 January 1950. This CO So what part of CO10 are you relying upon? Second schedule. 15वें रोज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और सरकार के फैसले की हिमायत करने वाले अपनी दलील पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने खिलानी टनल को अपग्रेड किए जाने के ताल्लुक से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये यक रुखी खिलानी टनल को 2 लेन के
स्ट्रक्चर में तब्दील किया जाता है। नेशनल हाईवे पर इसकी राबता सड़क को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल लंबाई 2.419 किलोमीटर है और ये पैकेज 3 के तहत आता है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि टनल की बेहतरी के साथ साल भर रसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ इलाकाई मईशत को भी फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के खित्ते में तेज रफ्तार, परेशानी से पाक और माहौलियात के हवाले से शऊरी नक्लो हरकत के हसूल के लिए वक्फ है। मैं मौजूद हूँ जिला डोडा के 0 पॉइंट खलैनी टनल पर और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि खलैनी टनल का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हालांकि इस टनल से खासकर खित्ते चिनाब के लोगों को आने वाले कुछ समय में काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें खित्ते चिनाब के लोगों की, उन्हें काफ़ी समय लगता था अपनी मंजिल तक पहुँचने में। लेकिन इस टनल के बाद जब आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा तो खासकर खित्ते चिनाब के लोगों को काफ़ी कम समय लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और यहाँ के खासकर बात करेंगे खलैनी की और इसके आसपास के मरमत हो या मालोरी के लोग हैं जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उन्हें भी यहाँ इस टनल में रोज़गार कमाने का मौका मिला। हालांकि ये 2 लेन ट्यूब टनल बनने जा रहा है और आने वाले कुछ ही समय में यानी कुछ ही महीनों के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए खलैनी डोडा से आतिफ लोन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुबकदोश होने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने CITU के बैनर तले अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर उनके जायज मुतालबात नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि उन्होंने एक लंबे अरसे से बतौर आंगनवाड़ी कारकुन लोगों की खिदमत की और सरकारी सतह पर उनसे बहुत सारे काम लिए गए, मगर उन्हें सुबकदोश करने के बाद उन्हें अब कोई पेंशन फराम नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके बकायाजात को भी वागुजार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे सरासर नाइंसाफी करार दिया। लेकिन इश्यू ये है, अगर 40 साल उसने सर्विस की है, चाहे वर्कर है चाहे हेल्पर है, तो उसको बिल्कुल कुछ मुआवजा नहीं दिया है। बल्कि आजकल ट्रेंड चला है हर डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि पिछले 5 सालों से एक आंगनवाड़ी वर्कर मोबाइल फ़ोन चलाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से। रिचार्ज उसने अपने जेब से 3 साल से दिया है। रिचार्ज उसने अपने जेब से दिया, वो पहले उसको दे दे, तब जाके हमारे फ़ोन वापस वर्कर्स करेंगे। दूसरा, अगर रिटायरमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को उसको ग्रेजुएटी दे, उसको पेंशन दे। अगर बाकी स्टेटों में आसाम है, गुजरात है, बाकी पांडिचेरी है, अगर वहां पर ये ऑर्डर इजरा हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार क्यों टस से मस नहीं हो रही है? मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम गरीब घरों के से हैं, हम गरीब घरों से हैं। मुझे पता है मोदी साहब खुद गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला था, मगर जिस वक्त उसने ये आदत निकाला, मोदी सर को ये पता नहीं उधर कश्मीर में क्या हालात है। उधर कश्मीर में 89 से क्या ऐसे हालात है, हम कैसे हालातों में जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी, पुलिस वालों ड्यूटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तालीम पढ़ो, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, फिर सब उम्र के औरतों को उसने कुंबे में फेंकी। कांगड़ा में चिट्टा सप्लाई करने वाले 3 अफराद रंगे हाथों पकड़े गए। इसमें एक नौजवान के साथ 2 खवातीन भी शामिल थी। मकामी लोगों ने इन तीनों को पकड़ लिया। इस दौरान मकामी लोगों ने तीनों की पिटाई भी की। बाद अज़ां इन मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे, जिसमें दोपहर को वज़राला शिमला से नादून जाएंगे और वहां वज़राला सिबल योजना का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद 5 सितंबर को सीएम सुक्खू हमीरपुर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी करेंगे। हमीरपुर के बाद सीएम सुक्खू 6 सितंबर को कांगड़ा जिले के पालमपुर का दौरा करेंगे।
पालमपुर में सीएम सुक्खू सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी और बहाली के कामों का भी जायजा लेंगे। बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, जिसकी क़यादत अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर करेंगे। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में मॉनसून सेशन की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। साबिक वज़राला और जसवा परागपुर के एमएलए बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आने वाला असेंबली इजलास अहम होगा। इस सेशन में हिमाचल जिस सान्हे से गुजर रहा है, इसकी वजूहात गैरकानूनी कटाई, गैरकानूनी कानकनी जैसे मुद्दे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रियासत के तमाम एमएलए अपने इलाके में होने वाले नुकसान और इससे मुतल्लिक मसाइल को असेंबली की मेज पर रखेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, भवन बनने, मंजिलें बननी, होटल बनने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लगे कि ऐसे बिल्कुल नेशनल हाईवेज के ऊपर एनओसी कैसे मिलती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये केवल एक भवन की बात नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एनओसीज मिलती है डिपार्टमेंट से, वो एनओसी कैसे मिलती हैं और वो एनओसी गलत क्यों मिलती है, और जो लोग गलत एनओसी देते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। एक जिम्मेवार विधायक होने के नाते हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो समस्याएं खड़ी हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलवाया है, अच्छी बात है। बीजेपी ने हिमाचल की गारंटी और तरक्की को लेकर सुक्खू हुकूमत और कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम को न तो गारंटी मिली और न ही तरक्की, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हुकूमत सिफर है। तामराते आमा के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने मरकजी मदद से मुतल्लिक बीजेपी के इल्जामात पर जवाबी हमला किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस इशू पर मबनी सियासत करती है। उन्होंने कहा कि वो आफत के दौरान मरकज से मिलने वाली हिमायत के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और वो इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब तक मरकज से सिर्फ 250 से 300 करोड़ ही मिले हैं। जिस मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन करेगी, हम पूरी मजबूती से केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे। मगर जहां पर हिमाचल का सहयोग केंद्र से नहीं मिलेगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज वॉइस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी मिनिस्टर or even the prime minister for that matter, because we live in a parliamentary democracy where to raise the voice of the people should not be considered as criticism but as raising the issues of the people. मुद्दा आधारित, तथ्य आधारित राजनीति पर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। हाँ, मैंने पीएम जेएसवाई का सहयोग केंद्र से मिला, उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद किया और केंद्रीय जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनका भी धन्यवाद किया। मगर जिस तरीके से हिमाचल को इस डिजास्टर में जो सहयोग मिलना चाहिए था, 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ है, उसकी तुलना में केवल 250-300 रुपए हिमाचल को देना, वो भी जो चरणबद्ध तरीके से हिमाचल को मिल रहा था, मगर कोई भी पैकेज हिमाचल के लिए अनाउंस ना करना, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बिलासपुर के कुलर के एक सादा घराने से ताल्लुक रखने वाले विशाल ठाकुर को उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस में सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट के तौर पर मुंतखब किया गया। इस साल उनके छोटे भाई विकास ठाकुर को मध्य प्रदेश जुडिशल में जज के तौर पर तैनात किया गया। उनके वालिद नंदलाल ठाकुर और वालदा बिंद्रा ठाकुर ने बेटों की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। नमस्कार, मेरा नाम विशाल ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम श्री नंदलाल ठाकुर और माताजी का नाम श्रीमती बिंद्रा ठाकुर है। मैं जिला बिलासपुर गांव कल्लर का निवासी हूं। हाल ही में मेरा चयन उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस 2022 में सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूप में हुआ है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने परिवारजनों को देना चाहता हूं।
इसी वर्ष मेरे छोटे भाई विकास ठाकुर का चयन मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में हुआ है और इस वक्त वे मध्य प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल कल्लर, उसके बाद क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बिलासपुर और 9 से +2 की पढ़ाई मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी से हुई है। मेरी LLB और LLM की पढ़ाई डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। पिछले ही वर्ष मैंने हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2021 में इंटरव्यू दिया था जुडिशियल सर्विस का, और उसके बाद मैंने 2022 में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम जो NLU दिल्ली का LLM का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया था। और मेरा सभी एस्पिरेंट्स को यही संदेश है कि अगर वो स्वयं पर धैर्य रखें और कड़ी मेहनत करें तो किसी भी एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं। धन्यवाद। प्राइम नून में फिलहाल इतना ही, पर स्पीड न्यूज देखने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।